गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। तो बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था जो ग्रामीण प्रतिरूप हैं उन्हें प्रभावित करने वाले कारक। ग्रामीण प्रतिरूपों के कारक। ग्रामीण प्रतिरूपों में कारक में हमने पढ़ा जलापूर्ति। जलापूर्ति के बाद हमने पढ़ा भूमि का समतलीकरण। भूमि जिस क्षेत्र में समतल होती है उस भाग में जनसंख्या ग्रामीण अधिवास अधिक विकसित होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा सूर्य की धूप और ढाल की जो स्थिति है, दिशा है, वो पढ़ी। जलवायु के बारे में पढ़ा। तो पूर्व की जो कक्षा थी उसमें जलवायु पढ़ा था, यानी जिस भाग में जलवायु मानव के अनुकूल है उस भाग में जनसंख्या अधिक थी, प्रतिरूप अधिक थे, और जिस क्षेत्र में जलवायु उनके अनुकूल नहीं है उस भाग में प्रतिरूप कम पाए गए। अब हम पढ़ेंगे मिट्टी की उर्वरकता। मिट्टी की उपजाऊपन, यानी बात करें जिस भाग में मिट्टी उपजाऊ होती है, दोमट काली मिट्टी होती है, जहां कृषि योग्य कार्य अधिक संपन्न अच्छी तरीके से हो सके, उन भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जैसे उत्तर भारत और पूर्वी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने का मुख्य कारण है कि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। नदियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी का स्थानांतरित कर दिया गया और उस भाग में उपजाऊ मिट्टी स्थापित हुई, जिससे जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। इसके अलावा बात करें भारत के उत्तरी मैदान में, चीन के मैदानी भागों में, जापान के मैदानी भागों में, इसके अलावा यूरोप के कुछ क्षेत्र हैं जो सोवियत संघ के चरनोजम क्षेत्र हैं, उस क्षेत्रों में, स्टेपिक मैदानी भागों में, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी मैदानी भागों में मिट्टी अधिक उपजाऊ पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के पंपास और कंपास जो मैदानी भाग है उन क्षेत्रों में भी मिट्टी की उर्वरकता अधिक पाई जाती है। यानी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों में ग्रामीण प्रतिरूप अधिक सघन होते हैं। ठीक है। इसके विपरीत पर्वतीय भागों में, पठारी भागों में ग्रामीण प्रतिरूप सघन न होकर एक बिखरे हुए स्थिति में पाए जाते हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरक क्षमता काफी कम पाई जाती है। जैसे क्योंकि जो पर्वतीय भागों में, पठारी भागों से नदियां आती हैं, अपने साथ मिट्टी बहा कर लेके आती हैं, अपरदन की क्रिया करती हैं। अपरदन के साथ जब मिट्टी बहकर आती है तो उसका निक्षेपण होता है। जिस भाग में उसका निक्षेपण हो जाता है वो भाग काफी उपजाऊ माना गया है। कृषि की दृष्टि से और मैदानी भाग की स्थिति की दृष्टि से भी काफी उपजाऊ है। जैसे उत्तरी भारत का मैदानी भाग, उत्तरी भारत का जो मैदानी भाग है, ये गंगा यमुना जो नदियां हैं उनसे
लाई गई जो मिट्टी है उनसे निर्मित भाग माना गया है। जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, जैसे पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व भी अधिक है और यहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें चीन के नदी बेसिन क्षेत्रों में, चीन के नदी बेसिन क्षेत्रों में जो ग्रामीण अधिवास है वो अधिक मात्रा में यानी सघन स्थिति में पाए जाते हैं। जापान के मैदानी भागों में भी आवास जो प्रतिरूप है वो अधिक सघन मिलते हैं। यूरोप के स्टेपीज घास के जो मैदान है, उन क्षेत्रों में भी ग्रामीण जो प्रतिरूप है अधिक पाए जाते हैं। इन्हीं के साथ साथ उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास का जो मैदान है वहाँ भी जनसंख्या घनत्व अधिक है, ग्रामीण प्रतिरूप अधिक पाए जाते हैं। दक्षिणी जो अमेरिका है यहाँ कंपास और पंपास जो मैदानी भाग है इन क्षेत्रों में भी ग्रामीण प्रतिरूप अधिक पाए जाते हैं। ये थी क्योंकि इन क्षेत्रों में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र होते हैं और उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र होने के कारण यहाँ के जो अधिवास हैं उनकी स्थिति एक सघन स्थिति के रूप में पाई जाती है। यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके बाद हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति की कि किन प्राकृतिक वनस्पति तो किस कारण से, किस तरीके से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाती है या फिर वहाँ ग्रामीण प्रतिरूपों को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्राकृतिक वनस्पति जिस भाग में अधिक होती है उस भाग में जनसंख्या कहीं तो अधिक और कहीं विरल पाई जाती है। इसका कारण है, तो अगला अपना टॉपिक है ये प्राकृतिक जो वनस्पति है, वनस्पति का प्रभाव कि जो ग्रामीण प्रतिरूप है उन प्राकृतिक जो वनस्पति है किस कारण से प्रभावित करती है। ग्रामीण जो प्रतिरूप है ग्रामीण क्षेत्रों में मानव जीवन निर्वहन के लिए कुछ न कुछ कार्य करने की कोशिश करता है। जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पतियां अधिक पाई जाती हैं वहां पर संसाधनों की प्राप्ति हो जाती है, यानी संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। कृषि के लिए ये क्षेत्र प्रोत्साहित करता है क्योंकि जिस क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं उन्हों को काट कर जलाकर प्राचीन समय में ऐसी कृषि करते थे। आज के समय में जो प्राकृतिक वनस्पति हैं, रेतीले जो भाग हैं उन क्षेत्रों में, जो मरुस्थलीय भाग हैं, वन हैं, उन क्षेत्रों में एक तो घास के मैदान अधिक पाए जाते हैं, मैदानों का अधिक होना, घास के जो मैदान है अधिक होंगे इस क्षेत्रों में पशुपालन अधिक होगा। जिस भाग में पशुपालन अधिक होगा उस भाग में ग्रामीण प्रतिरूप अधिक होंगे क्योंकि उनके आजीविका का साधन मिल जाता है। आजीविका का साधन कौन होता है यहाँ? पशुपालन इनकी आजीविका का मुख्य साधन माना गया है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में
उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, रेगिस्तान होता है, मरुस्थलीय भाग होता है, जल की पूर्ति नहीं हो पाती है, उन भागों में जनसंख्या कम निवास करती है। तो प्राकृतिक वनस्पतियां भी इसीलिए इन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का मुख्य कारण मानते हैं। वनस्पति जो भाग है, वनस्पति भाग में मिट्टी का कटाव कम होता है। कटाव कम होने के कारण वहां उत्पात भूमि कम बनती है, यानी बीहड़ कम बनते हैं, उबड़ खाबड़ भाग कम होते हैं, तो समतल भाग उन क्षेत्रों में बना रहता है। या फिर कृषि कार्य नहीं होता है, तो इन भागों में पशुपालन का कार्य अच्छी तरीके से आसानी से हो पाता है, ताकि लोग अपनी जीवन निर्वहन स्थिति को समझ सकें। इन क्षेत्रों में कैसे की जाती है जीवन निर्वहन स्थिति पाई जाती है? कहाँ? प्राकृतिक वनस्पतियों में। जो ग्रामीण बस्तियां हैं उन क्षेत्रों में ऐसी स्थिति पाई जाती है। ग्रामीण प्रतिरूपों के भागों में